everyone, as you all know, this is Nihar Tiwari. So guys, we are back with another video related to series of business economics, and in this part we are going to cover next topic. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे। पूरा सिलेबस जो है एज पर एनईपी कवर किया हुआ है। राइट, टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है आपका कॉमर्स ग्रुप SWNT, और इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, बिकॉज इससे क्या होगा, वीडियो जो है वो आगे तक जाएगी। सो आपको वो सपोर्ट जरूर करना है, ठीक है। हम इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to cover this next topic, that is cost, average cost। ठीक है, इससे पहले कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, टोटल कॉस्ट वाले कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, TFC क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, ये सब चीजें। आज हम पढ़ेंगे एवरेज कॉस्ट को। नेक्स्ट कॉस्ट जो आती है टोटल कॉस्ट के बाद, वो है आपकी एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कवर करेंगे इस वीडियो में। सो बेसिकली एवरेज कॉस्ट होती क्या है? एवरेज कॉस्ट जैसे आपको पता है, एवरेज मीन्स क्या, पर यूनिट। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट क्या होती है? पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, विच एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट एंड आउटपुट इन द रियलिस्टिक मैनर। जो आपका रिलेशनशिप बताती है किसके बीच में? कॉस्ट और आउटपुट के बीच में। ठीक है, एवरेज कॉस्ट मींस पर यूनिट कॉस्ट। एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में जितनी आपकी कॉस्ट आ रही होती है वो होती है आपकी एवरेज कॉस्ट। ठीक है, दिस पर यूनिट कॉस्ट आर ऑब्टेन फ्रॉम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। ये आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट से भी निकाल सकते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी निकालते हैं, और टोटल कॉस्ट से भी निकालते हैं। 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं पर यूनिट कॉस्ट के, जो वन बाय वन पढ़ेंगे कि टोटल की एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, या एवरेज कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप देखो एक बेसिक कॉन्सेप्ट की पर यूनिट कॉस्ट क्या है, तो मान लो जैसे कि आप मैच खेल रहे हो, तो आपने पहले मैच में जो है वो 50 रन मारे। ठीक है, दूसरे मैच में मतलब 2 मैच को मिला के आपने 100 रन मारे, तो टोटल आपने 100 रन मारे। तो अगर हम पर यूनिट इसका कैलकुलेट करें तो 100 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, मींस 50। तो ऑन एन एवरेज आपने 2 मैच में मिला के कितने मारे होंगे रन? 50। ठीक है, उसी तरीके से आप 3 मैच का टोटल देख लो, 150 मारे। तो पर यूनिट मींस अगर एवरेज देखो एक मैच में कितना मारा होगा, तो 150 डिवाइडेड बाय 3, तो आप निकालोगे 50। उसी तरीके से 280, 4 मैच को मिला के आपने 280 रन टोटल बनाए हैं। अगर हम बोले कि एवरेज कॉस्ट निकालो, तो 280 को डिवाइड कर दोगे पर यूनिट, डेट इज 4 से, मतलब 4 से डिवाइड कर दोगे, पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी कि एक मैच पे जो है आपने ऑन एन एवरेज 70 रन मारे होंगे। तो ये क्या होती है? एवरेज कॉस्ट होती है बेसिकली पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, ओके, सो नाउ हम देखेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट जो है वो आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को मिला के ही बनी होगी। ठीक है, जैसे टोटल कॉस्ट इससे पहले पढ़ा था, टोटल कॉस्ट बना था टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल एवरेज कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को मिला के। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट हमने पढ़ लिया कि एवरेज कॉस्ट बेसिकली क्या है? पर यूनिट कॉस्ट जो आ रही है आपकी प्रोडक्शन करने में, वो होती है आपकी एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? बेसिकली फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज क्या होता है? पर यूनिट। तो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मींस प्रोडक्शन करने के लिए पर यूनिट, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए जितनी भी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है वो होती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, फॉर्मूला इसका भी अगर आप देखें तो सेम होगा। यहाँ पे वहां पे क्या था? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी आउटपुट। यहाँ पे है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एज ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट विद एन इंक्रीज इन द आउटपुट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फॉल। जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो गिरती है। क्यों? क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है आपकी वो सेम रहती है एट ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट। मींस अगर आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 10 है तो हमेशा, चाहे आप 1 बनाओ 10 बनाओ, हमेशा वो 10 रहेगी। लेकिन अगर एवरेज निकालोगे तो बार बार आप डिवाइड कर रहे हो, तो आपको अब जैसे आउटपुट बढ़ा रहे हो बड़ी यूनिट मिल रही है डिवाइड करने के लिए, तो ऑफकोर्स क्या होगा? फॉल होगा। जैसे कि आप यहाँ पे अगर देखें तो आउटपुट जब 0 बना रहे थे, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 10 आ रही थी, तो इन्फिनिट तक जा रहा था आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। जब आउटपुट आपने और बढ़ाया, 1 बनाना शुरू किया, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा आपकी फिक्स रहेगी, तो 10, तो कितना आया? 10। नेक्स्ट आपने 2 यूनिट बनाना शुरू करी, फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स रहेगी, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स रहेगी। अब आप 2 बना रहे हो तो आप बेटर यूटिलाइजेशन कर पा रहे हो, तो फिर क्या हो रहा है? आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम हो गई और गिर के आ गई 5। फिर 3 बना रहे हो तो फिर और गिर जाएगी। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आप देखोगे फॉल होती जा रही है जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इस शेप का आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आप एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व का डायग्राम पूछा जाएगा कि किस तरीके का ग्राफ होता है, तो वो आपको याद रखना है कि यहाँ पे हमने क्या किया है, AFC को फॉर्म किया है। ठीक है, AFC will keep on falling because of the increasing output level। जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता जाएगा, आपने देखा AFC आपका गिरता जा रहा है, क्योंकि बड़ी जो यूनिट है वो सेम रहेगी, लेकिन डिवाइड करने वाली यूनिट जो है वो बढ़ती जा रही है, तो ऑफकोर्स वो फॉल करेगा। इट कैन नेवर बी इक्वल टू 0, लेकिन वो कभी भी 0 नहीं होगा। मीन्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा आपको दिखेगी, कुछ ना कुछ रहेगी, कभी भी वो 0 नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है
कि देयरफॉर AFC कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसीलिए जो AFC का कर्व है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मीन्स के नीचे आप देखोगे कि बहुत सारे रेक्टेंगल्स आपको बनते हुए दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ना ये वाई एक्सिस पे जीरो हो रहा है, ना ये एक्स एक्सिस पे जीरो हो रहा है, क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपकी कुछ ना कुछ रहेगी ही रहेगी, वो कभी भी जीरो नहीं होगी, इसीलिए वो कभी भी एक्स या वाई एक्सिस को टच नहीं करेगी, इसलिए इसका शेप क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इट मीन्स दैट AFC इज अ कर्व इन विच एनी रेक्टेंगल फॉर्म अंडर द कर्व विल हैव द सेम एरिया। इसका मतलब कि कोई भी रेक्टेंगल अगर हम कर्व के नीचे बनाएंगे तो उसका क्या होगा, सेम एरिया होगा, ठीक है, बाकी कर्व के रेक्टेंगल के साथ उसका जो भी एरिया है वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। AFC कर्व डू नॉट टच एक्स एंड वाई से, ये हमेशा याद रखना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को वो टच नहीं करेगा AFC आपका कभी भी, ठीक है, ये लाइन याद रखना, और ये याद रखना कि शेप होता किसका है, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट इज AFC इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड हेंस अप्रोचेस बोथ द एक्सेस, द कर्व गेट्स नियर टू द एक्सेस बट नेवर टच देम, वो एक्सेस के पास तो जाएगा लेकिन वो कभी भी उसको टच नहीं करेगा, ठीक है। AFC कैन नेवर टच एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस को क्यों कभी नहीं टच करेगा, क्योंकि TFC दैट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपको पता है कभी भी जीरो नहीं होगी इसलिए, और वाई एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो पॉजिटिव रहती है हमेशा, जीरो लेवल, जीरो आउटपुट, मतलब कुछ नहीं भी बना रहे हो तब भी आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ रहेगी, वो जीरो नहीं होगी, ठीक है। और जब आप उसको जीरो लेवल आउटपुट से डिवाइड करते हो, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मेरी पॉजिटिव थी, उसको मैंने जीरो कुछ भी नहीं प्रोड्यूस करा उससे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, इन्फिनिटी आया। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, वहां पे भी आप ये देखोगे कि एवरेज जो आपका AFC कर्व है वो कभी भी टच नहीं करेगा, ठीक है। तो रीजन पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस को क्यों नहीं टच कर रहा है, क्योंकि TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होगी, और वाई एक्सिस को इसलिए नहीं टच कर रहा है क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पॉजिटिव रहती है, और जीरो लेवल ऑफ आउटपुट अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम जीरो लेवल ऑफ आउटपुट भी देखें तो उसमें भी हमको ये देखने को मिलेगा कि वो इन्फिनाइट जाएगी लेकिन जीरो नहीं होगी, ठीक है। तो ये रीजन आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के टुवर्ड, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, तो वही है एवरेज मींस पर यूनिट, तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। इसका भी वही फॉर्मूला है, यहाँ पे क्या करना है, बस चेंज यही करना है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की जगह टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिखना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ठीक है। इसका हम अगर ग्राफ देखेंगे तो क्या है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल विद एन इंक्रीज इन आउटपुट, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है आपकी, फॉल होती है, जैसे कि आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फॉल हो रही थी इंक्रीज इन आउटपुट के साथ, उसी तरीके से आपकी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो भी आपकी गिरती जाती है इंक्रीज इन आउटपुट। वंस द आउटपुट इंक्रीजेस इट्स ऑप्टिमम लेवल, लेकिन एक बार ऑप्टिमम लेवल आउटपुट इंक्रीज कर लिया मीन्स इससे ज्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे तो फिर आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है, वो ऑप्टिमम लेवल है जो आप अचीव कर सकते थे, वो जब आपने अचीव कर लिया उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपकी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो पहले तो वो गिरती है, आउटपुट बढ़ रहा है क्योंकि बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा होगा फिक्स कॉस्ट का, फिक्स कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड जो भी आपके इनपुट्स हैं उनका, ठीक है, फिक्स फैक्टर का बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा होगा, फिक्स कॉस्ट घट रही थी इसलिए आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी आपको फॉल होता हुआ दिख रहा है। बाद में जब ऑप्टिमम लेवल आपने अचीव कर लिया आउटपुट का, फिर उसके बाद से जो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो आपको बढ़ती हुई दिखेगी, ठीक है। तो अगर आप इसको प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट लिए हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया, जीरो आउटपुट पे जीरो रहेगी, ठीक है, कुछ नहीं, 1 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 5 आ रही है, एवरेज निकाल लेंगे तो 5, 8 आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, इसका एवरेज निकालेंगे 4। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपकी कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल होती है विद इंक्रीज इन आउटपुट लेवल एंड वंस इट रीचेड इट्स मिनिमम लेवल दैट इज 4 इट्स राइज, आउटपुट जो भी आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट से आपने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाला है अपने आउटपुट को डिवाइड करके, तो आप ये देख रहे हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है जैसे जैसे आपका आउटपुट लेवल बढ़ता जा रहा है, जैसे अब ये बढ़ता ही हुआ दिख रहा है आपको, तो वैसे वैसे जो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो पहले क्या हो रही है, फॉल हो रही है, ठीक है। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है, पहले 0 था, 1 हुआ, 2 हुआ, फॉल हुई, 5 से 4 आई, लेकिन जब वो अपना मिनिमम लेवल अचीव कर लेती है, ठीक है, इससे ज़्यादा आपकी जो कॉस्ट है वो कम नहीं आ सकती, इसके बाद आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, दैट इज 4। तो उसके बाद आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर आप आउटपुट बढ़ाते हो तो वो आपको इंक्रीज होती दिखती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इसका कॉन्सेप्ट, और ये कर्व देखो इसका ऐसा बनेगा, ठीक है, आप इसको प्लॉट करेंगे तो आपको इस तरीके का कुछ कर्व ये बनते हुए नजर आएगा। तो इन द अबव ग्राफ द ABC कर्व इज ऑब्टेन बाय प्लॉटिंग द पॉइंट, ठीक है। ABC कर्व
का शेप क्या है, यू शेप्ड है, ठीक है, आप देख रहे हो यू बन रहा है बिकॉज ऑफ द लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सबका रीजन ये होता है, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से ये शेप्स जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। ये कैसे बन रहा है, ये यू शेप पे बन रहा है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। In the beginning, average variable curve falls because of the increasing return to the factor with better utilization of fixed factor variable. Factor पहले क्या है, आपको increasing returns to factor या law variable proportion हमने पढ़ा है पहले, increasing return देखने को मिलता है क्योंकि better utilization हो रहा है, इसीलिए आपकी जो cost है वो कम आती है, ठीक है, fall होती नजर आती है। बट एक बार वो मिनिमम लेवल रीच कर जाता है, ऑप्टिमम आउटपुट आपने प्रोड्यूस कर लिया, इससे कम कॉस्ट नहीं आ सकती। उसके बाद क्या होता है, आपकी अगर आप आउटपुट बढ़ाते हो तो आपकी जो कॉस्ट है वो आपको बढ़ती हुई दिखती है, क्योंकि फिर बेटर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा होता है आपके फैक्टर्स का, ठीक है। इसीलिए आप ये देखोगे कि आपको ये यू शेप्ड कर्व वाला ऑब्टेन होगा। तो जो आपने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट वाला कर्व देखा था, जो आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिल रहा था, नेक्स्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व है वो आपको यू शेप में मिलेगा, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर आप देखो तो पहले तो बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा होगा फिक्स फैक्टर का, वेरिएबल फैक्टर का, ठीक है। आउटपुट बढ़ा रहे हो, मशीन जैसे एक है उसमें पहले कोई नहीं था, अब उसमें दो लोग लगा दिए, पहले एक था फिर दो लगा दिए, बेटर कॉपरेशन हुआ, बेटर यूटिलाइजेशन कर पा रहे दो मिलके, फिर तीन लगा दिए तब भी बेटर हो रहा है, फिर मान बढ़ाए जा रहे और मशीन में सिर्फ दो लोग की या तीन लोग की रिक्वायरमेंट थी, तो फिर आपकी कॉस्ट बढ़ती हुई नजर आएगी। हो सकता है मशीन प्रॉपर यूज नहीं हो पा रही है, वेस्टेज हो रही है, तो आपको कॉस्ट बढ़ती हुई नजर आएगी। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होगा। तो एवरेज टोटल कॉस्ट सिमिलरली जो हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से पहले पढ़ा था, क्या होता है, मिलके बनी है किससे, आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट से, ठीक है। इसको जोड़ के आप बना लोगे, ये पर यूनिट टोटल कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की, ठीक है। एक पूरा प्रोडक्शन करने में, टोटल प्रोडक्शन करने में पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है एक यूनिट की, वो होती है आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। इसको भी आप प्लॉट करेंगे, फॉर्मूला सबका याद रखना है एवरेज कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। जब आपने यहाँ लिख दिया एवरेज फिक्स्ड तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लिख देना, जब लिख दिया एवरेज वेरिएबल तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ठीक है। फॉर्मूला याद रहेगा आपको। आउटपुट जैसे देखो दिया एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आपने निकाली थी इससे पहले, वो लिख ली, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लिख लिया, अब इसको जोड़ लिया, तो आपको अब यहाँ पे कर्व देखना होगा कि कर्व किस तरीके से ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। तो AC आपने बनाया है AFC और ABC को जोड़ के, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि आपको वो यू शेप का कर्व जो है वो देखने को मिल रहा है। जैसे आपने इससे पहले यहाँ पे देखा था, ये कर्व भी आपको क्या है, यहाँ से ऊपर जाते हुए एक यू शेप का कर्व मिला था ABC में। सिमिलरली जो आपका एवरेज कॉस्ट है वो भी आपका ABC और AFC को जोड़ के बना है, तो यहाँ पे आपको यू शेप्ड कर्व यहाँ पे भी मिलेगा। वो थोड़ा कर्व ऐसे जा रहा था, ये आपका ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि इन द अबव ग्राफ द AC कर्व इज यू शेप, ये भी इसका भी शेप क्या है, यू है, विच मीन्स दैट इनिशियली AC फॉल्स फेज 1, मतलब पहले एवरेज कॉस्ट आपकी यह गिरती है, आफ्टर रीचिंग मिनिमम पॉइंट फिर वो बढ़ती है, ठीक है। इसी की वजह से क्या हो रहा है आपका ये यू शेप आया है। तो फेज 1 में देखो कि व्हेन AFC एंड ABC बोथ फॉल्स AC ऑल्सो फॉल्स। जब आपकी शुरुआत में आपने देखा था, जब उससे पहले वाला भी देखा था कि जैसे जैसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में भी पढ़ा था कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाते जाते हो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कम होती जाती है, और ABC भी आपने देखा कि पहले फॉल होती है, बेटर यूटिलाइजेशन हो। तो जब AC और AFC दोनों फॉल हो रहे हैं, AFC और ABC दोनों फॉल हो रहे हैं, इसीलिए हम कहेंगे कि AC भी हमें क्या है, फॉल करता हुआ ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या, फ्रॉम टू यूनिट आउटपुट टू 3 यूनिट आउटपुट AFC कंटिन्यूज टू फॉल, हाउएवर ABC रिमेन्स द सेम। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि जो सेकेंड यूनिट ऑफ आउटपुट या थर्ड यूनिट आउटपुट है, इसके दौरान जो AFC है, जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, वो आपकी गिरती रहेगी, और ABC जो है वो आपकी रिमेन सेम, मीन्स वो सेम रहेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो 1 से 2 पे या 3 तक जो आपकी AFC है वो क्या है, 10 से 5, 5 से 3.3, वो क्या है, गिर रही है। लेकिन अगर आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देखो तो 1 से 3 तक, तो आप देख रहे हो कि वो क्या है, यहाँ पे आपको कांस्टेंट दिख रही है 2 और 3 में, मीन्स सेम है, वो फॉल नहीं हो रही है, वो रुक गई है, वो एक जैसी हो गई है दोनों लेवल पे, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है बिकॉज ऑफ दिस AC फॉल टिल इट्स रीचेस इट्स मिनिमम पॉइंट। इसी वजह से जो आपका AC है वो फॉल होता है जब तक वो अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंच नहीं जाता है तब तक, ठीक है। जो उसका मिनिमम पॉइंट है, जब तक, जैसे ये है उसका मिनिमम पॉइंट 7.3, इससे कम नहीं होगी आपकी AC की कॉस्ट, तो ये जब तक मिनिमम पॉइंट में नहीं पहुंच जाता है तब तक ये फॉल होता है। 15 से 9 हुआ, 9 से 7.3 हुआ, अब देख रहे हो ना नीचे से इंक्रीज होना शुरू किया, 7.3 से 7.5, अब वो बढ़ेगा। तो ये हमने देखा कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हमारी हमेशा फॉल होती हुई नजर आ रही है, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है
वो हमें एक जगह कांस्टेंट देखने को मिलेगी, ठीक है, वो सेम हो जाएगी। और जब वो सेम हो जाती है इसका मतलब यही है कि यहाँ पे जो आपका एसी है वो मिनिमम है, मतलब इससे ज्यादा वो नीचे नहीं जाएगा। वो एवरेज कॉस्ट इतनी आपकी मिनिमम इतनी ही कॉस्ट आएगी, इससे ज्यादा आप अगर आउटपुट बढ़ाएंगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है। तो ये हमने देखा, रिलेशन आपको एनालाइज करना है। फ्रॉम 3 यूनिट ऑफ आउटपुट एंड 4 यूनिट ऑफ आउटपुट द फॉल इन एएफसी इज इक्वल्स टू द राइज इन एबीसी, देयरफॉर एसी रिमेन्स द सेम। अगर आप 3 यूनिट से 4 यूनिट तक देखोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि एएफसी का जो फॉल है वो अप्रोक्सीमेटली एबीसी के राइज के इक्वल है, ठीक है। 4 से 5 यूनिट देखो, इसमें कितना आपका फॉल देख रहे हैं आप, 0.5 का कुछ फॉल आपको यहाँ पे नोटिस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप एबीसी में राइज देखो तो वो आपको 5 से 6, ठीक है, वो आपको कुछ इंक्रीज करते हुए दिख रहा है 1 यूनिट के आसपास, ठीक है। क्या है यहाँ पे कि जो भी आपका 3 से 4th यूनिट ऑफ आउटपुट, नॉट 5 to 6, इट्स 3 to 4 यूनिट ऑफ आउटपुट, मैं सोची कि ये डिफरेंस काफी है। 3 से 4 यूनिट ऑफ आउटपुट को आप एनालाइज करेंगे, यहाँ पे अगर आप फॉल देखें, एबीसी का जो फॉल देखेंगे वो कितना है, 3.3 से 2.5 को माइनस करेंगे तो 0.8 आएगा आपका। और अगर आप एबीसी का बढ़ता हुआ देखें, क्योंकि आप 4 मिनिमम पॉइंट रीच करने के बाद, ऑप्टिमम रीच करने के बाद एबीसी आपकी बढ़ेगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो वो कितना है आपका 5, मतलब 5 में माइनस किया 4, दैट इज 1। तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या है आपका इक्वल है, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 0.8 लगभग 1 के क्या है इक्वल है। तो यही चीज बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको इक्वल मिलेगा, इसीलिए जो एसी है वो आपका सेम रहता है, मीन्स बराबर रहता है, ठीक है। 7.3 7.5 लगभग आपको सेम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर आप फेज 3 देखें तो आपको दिया है यहाँ पे कि नाउ आफ्टर 4 यूनिट ऑफ आउटपुट द राइज इन एबीसी। अब आप 4 यूनिट ऑफ आउटपुट के बाद देखेंगे कि जो एबीसी में आपका राइज आ रहा है बाय 1 इज मोर देन फॉल इन एएफसी, दैट इज 0.5, देयरफॉर एसी टेंड्स टू राइज। ये आपको याद रखना होगा। जैसे आप यहाँ पे देखो 4 से 5 में मैंने कहा था ना फॉल हो रहा है, तो कितना हो रहा है 0.5 का हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो जो आपका राइज हो रहा है वो 1 का हो रहा है, तो डिफरेंस क्या है, ज्यादा है, मींस फॉल जो है वो आपका कम है और एएफसी में जो राइज है वो ज्यादा है, इसीलिए जो आपका एसी है वो यहाँ से आपको बढ़ते हुए दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि एएफसी का ज्यादा इंपैक्ट आ नहीं रहा है, सारा इंपैक्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का आ रहा होगा। इसीलिए आप देखोगे कि जैसे जैसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रही है वहां से आपको एवरेज कॉस्ट भी बढ़ते हुए नजर आएगी, ठीक है। तो गाइज ये आपको थोड़ा बहुत याद रखना होगा टेबल को, और एक बार आप इसको प्लॉट कर लोगे तो आपको पॉइंट्स बकायदा याद रहेंगे कि हाँ ये चीज कैसे बढ़ रही है कैसे घट रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपने पढ़ा कि अब हम टोटल सारे कर्व ला देते हैं, एसी एबीसी एएफसी। तो आपने देखा था एसी कर्व जो है वो बकायदा पूरा यू शेप में आपका बन रहा है, जो आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट था वो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, और जो एबीसी है वो आपका कुछ ऐसे नीचे से ऊपर जाते हुए यू शेप देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे आपका ड्रॉ है। तो ये चीज आपको पहले यहाँ पे याद रखनी है कि एसी एबीसी और एएफसी में कि जो आपका एबीसी है वो एएफसी को उसके मिनिमम पॉइंट पे काटता है, ठीक है, और जो आपका इसका मिनिमम पॉइंट है, ठीक है, एएफसी एबीसी का जो मिनिमम पॉइंट है वो एसी के मिनिमम पॉइंट के थोड़ा नीचे होगा, ठीक है। ये याद रखना, बराबर में नहीं होगा, इधर थोड़ा सा नीचे में होगा। तो एसी कर्व विल ऑलवेज लाई अबव द एबीसी कर्व, जो एसी कर्व है वो हमेशा एबीसी कर्व के ऊपर होगा। जैसे कि आप देख रहे हो एसी कर्व है, सबसे ऊपर पहले एसी कर्व बनेगा, उसके बाद आपने देखा कि इसके नीचे एबीसी कर्व आपको देखने को मिल रहा है। तो एसी कर्व हमेशा ऊपर रहता है एबीसी कर्व के। इट इज बिकॉज एट जीरो लेवल आउटपुट एसी इंक्लूड बोथ एबीसी एंड एएफसी, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे एसी में आपका एबीसी और एएफसी दोनों आते हैं, तो ये दोनों से मिलकर बना है, इसीलिए ये जो है वो आपको ऊपर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज एबीसी कर्व रीचेस दिस मिनिमम पॉइंट, दैट इज पॉइंट बी एट द आउटपुट लेवल दैट इज लोअर देन एसी। एबीसी कर्व जो है वो अपने मिनिमम पॉइंट पे रीच करता है, पॉइंट बी क्या है, एबीसी कर्व का मिनिमम पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद एबीसी जो है वो आपके बढ़ना शुरू हो जाएगा, मिनिमम ये इतनी ही एवरेज कॉस्ट होगी। तो एबीसी का जो मिनिमम कॉस्ट है, मिनिमम पॉइंट है, दैट इज आउटपुट लेवल दैट इज लोअर देन एसी इज अ पॉइंट ए। इट इज बिकॉज when ABC is at minimum point, AC is still falling due to falling AFC. नेक्स्ट आपको ये पॉइंट याद रखना है इस ऑब्जर्वेशन में कि जो एबीसी है जब वो अपना मिनिमम पॉइंट रीच कर जाता है, दैट इज पॉइंट बी, तो वहां पे एसी जो है वो आपका क्या होता है, लोअर, एसी से वो क्या होता है, लोअर होता है, दैट इज पॉइंट ए। हमने ये जो आपको बताया ना कि पॉइंट ए जो एसी का मिनिमम पॉइंट है, जो एबीसी का मिनिमम पॉइंट है,
उसमें क्या है कि जो एबीसी का मिनिमम पॉइंट है वो एसी के मिनिमम पॉइंट से हमेशा क्या होगा, लोअर होगा। इसलिए ये देखो यहाँ पे बना है और ये थोड़ा सा उसके ऊपर जाके वहां पे बना है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि एबीसी का जो मिनिमम पॉइंट है वो लोअर होता है आपके एसी से, एसी के मिनिमम पॉइंट से। ठीक है, इट इज बिकॉज एबीसी इज एट इट मिनिमम पॉइंट, एसी स्टिल फॉलिंग, क्योंकि जब एबीसी अपने मिनिमम पॉइंट पे होता है तो एसी फॉल हो रहा होता है। As the output level increases, the gap between AC and ABC curves start to decrease. However, these curves never intersect each other because the vertical distance between those curves is AFC. अब नेक्स्ट आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जैसे जैसे आउटपुट आप बढ़ाते हो वैसे वैसे जो एसी और एबीसी के कर्व के बीच में गैप है, ठीक है, एसी और एबीसी के कर्व के बीच में गैप है, वो क्या है, वो बढ़ता जाता है, मतलब कम होता जाता है। देखो गैप यहाँ पे कम है, कम है, कम है, और फिर जो आपका कर्व का गैप है वो कम होता जाता है, लेकिन वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। मींस एसी और एबीसी कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि कभी वो इंटरसेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि एएफसी कभी भी जीरो नहीं होता है आपका। ठीक है, एएफसी हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा, इसीलिए जो एसी और एबीसी है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं यहाँ पे कि कर्व में। आपको ये तो पहले याद रखना है कि जो एसी कर्व है वो एबीसी कर्व के ऊपर होता है, फिर जो एबीसी कर्व का जो मिनिमम पॉइंट होता है वो लोअर होता है आपके एसी कर्व के मिनिमम पॉइंट से। नेक्स्ट जैसे जैसे जो भी डिस्टेंस है एसी और एबीसी कर्व में वो कम होता जाएगा, लेकिन कभी भी ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट, ये कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते बिकॉज ऑफ एबीसी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है पूरा एवरेज कॉस्ट का। देखो याद तो करना पड़ेगा, आपको याद रखना होगा, एक बार आप 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको वो याद हो जाएगा। राइट गाइस, तो इसको एक बार आप अपने एंड पे खुद रिवाइज करेंगे। इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।